अब इस कंपनी को हम एक इंटरनेशनल लेवल पे लेके चले गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हमारे कई लेवल पे कोलैबोरेशंस हैं और कई सेक्टर्स में जिसमें बहुत सारे प्लांटिंग मटेरियल जो आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ है वो हम सारी दुनिया से इंपोर्ट करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके और यहाँ किसानों को ट्रेनिंग और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से कैसे हम नई तरह की क्रॉप्स को अपने एरिया में कर सकते हैं। आज वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है दुनिया में एग्रीकल्चर क्रॉप का अमेरिका के पास। और इतना बड़ा देश हम इंडिया, हमारा कहीं मतलब नाम ही नहीं है। अगर हम हमारा कहीं नाम आता है ऐसा नहीं है, आता है चावल एक्सपोर्ट करने में। अगर चावल एक्सपोर्ट करने में इंडिया उस लेवल पे है तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। थैंक्स टू ऑल कि आप आए यहाँ पे। और आज यहाँ आने का मकसद ये था कि मिस्टर डायरेक्ट स्कीपर who is the owner of the company डायरेक्ट स्कीपर, और ये मैसेज थोड़ा सा मैं क्योंकि आम किसान और गांव तक पहुँचे तो मैं इंटीमेट करना चाहूँगा कि डायरेक्ट स्कीपर कंपनी के ओनर हैं और हमारी कंपनी रेड मिर्ची एसोसिएट्स जो जींद से ही है, पिछले 15 साल से एग्रीकल्चर के सेक्टर में काम कर रही है। और अब इस कंपनी को हम एक इंटरनेशनल लेवल पे लेके चले गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हमारे कई लेवल पे कोलैबोरेशंस हैं और कई सेक्टर्स में जिसमें बहुत सारे प्लांटिंग मटेरियल जो आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ है वो हम सारी दुनिया से इंपोर्ट करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके और यहाँ किसानों को ट्रेनिंग और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से कैसे हम नई तरह की क्रॉप्स को अपने एरिया में कर सकते हैं, जिससे किसानों का और किसानों के बच्चों का जो ये माइग्रेशन है जो एक बड़ा इशू हो गया है कि बच्चे अपनी ज़मीनें बेच के अमेरिका यूरोप की तरफ भाग रहे हैं और आज जो हाल है वो आपके सामने है। तो उसको रोकें और अपनी ज़मीन से ही इस तरह की पैदावार निकालें ताकि उससे उस लेवल की इनकम आज के कम से कम ये माइग्रेशन रुके और बच्चे इस फील्ड में कुछ कर पाएँ। तो उसके लिए डायरेक्ट स्कीपर कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रेड मिर्ची एसोसिएट्स मिलके काम कर रहे हैं। उसी के लिए रेड मिर्ची को पिछले वीक में एक लार्ज इंडस्ट्री इन एग्रीकल्चर का ये अवार्ड मिला था। इसको लेके अभी हम वापस लौटे हैं और अब दिल्ली की तरफ निकलेंगे। सर को भी कल वापस निकलना है, ये पिछले एक हफ्ते से ही आए हैं। तो अपने एरिया में आने का मकसद ये था कि किसान इस बात को समझ पाएँ कि हमें माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, या जो ट्रेडिशनल क्रॉप हैं जिसमें गेहूं और चावल ये लगातार हम यही करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मिट्टी बहुत ख़राब हो रही है क्योंकि बहुत पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का यूज़ हो रहा है। और पानी एक बड़ी समस्या जो कि आज तो है, फ्यूचर में इतनी भयंकर हो जाएगी कि कहीं हम इस स्टेज पे ना पहुंच जाए कि हमें पानी मिले ही ना। उसके लिए कम पानी के साथ ज़्यादा खेती करना और ऐसी कैश क्रॉप्स जिसमें वेजिटेबल भी हैं, फ्लावर्स हैं जिसमें हम ज़्यादा कंसंट्रेटेड हैं, या कुछ हर्बल क्रॉप्स हैं जो जिनको हम बढ़ावा दे सकें, तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। ज़रूरत है कि किसानों के बच्चे आगे आएँ और एक कोऑपरेशन बना के काम करें, क्योंकि ज़मीन का साइज़ बहुत छोटा हो गया है। अब किसी के पास 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, जिससे गुजारा बड़ा मुश्किल है। तो अगर कोऑपरेशन बना के मिल के और क्लस्टर बना के अगर काम किया जाए कि भाई मान लो एक रामराय का एरिया फॉर एग्जांपल, भाई यहाँ पानी ज़्यादा, नहरें हैं, तो उसमें कौन सी फसलें ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। या मेरा गांव में खटखड़ है जहाँ थोड़ा पानी कम है, तो इस एरिया में कौन सी फसलें ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। तो एक क्लस्टर बनाना पड़ेगा तो ताकि उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा ली जा सके, कम रिसोर्सेज में ज़्यादा काम किया जा सके और इतनी अच्छी ईल्ड निकल पाए जिसका फिर दाम अच्छा मिले, क्वालिटी भी हो, एक्सपोर्ट भी कर पाएँ। मैं अपने पत्रकार साथियों को बताना चाहता हूँ कि भाई हॉलैंड एक कम एरिया का देश है, जिसका जो एरिया है वो हरियाणा जितना ही है और ऑलमोस्ट जो उसकी पॉपुलेशन है वो भी हरियाणा जितनी ही है। लेकिन कंपैरिजन इतना है कि आज वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है दुनिया में एग्रीकल्चर क्रॉप का अमेरिका के पास। और इतना बड़ा देश हम इंडिया, हमारा कहीं मतलब नाम ही नहीं है। अगर हम हमारा कहीं नाम आता है ऐसा नहीं है, आता है चावल एक्सपोर्ट करने में। अगर चावल एक्सपोर्ट करने में इंडिया उस लेवल पे है तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, इसमें कोई बुरा ना माने। क्योंकि अगर हम इतना चावल प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और 150 करोड़ के का पेट भी भर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम ज़मीन को बर्बाद करने वाले हैं, ये पक्का है। एक चावल का एक डायरेक्ट, इफ आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू एंड मे बी यू आर हैविंग द क्लियर स्टैटिस्टिक्स अबाउट दैट,
1 kilogram of rice, it requires how many liters of water? 1 kilogram of rice, what is in liters, in cubic meters is that to produce it? But I think what you're trying to point out is added value. What we do with flower bulbs and we make producing flowers, that local farmers who were producing rice, for example, with a low added value, when they go over on the same piece of land to grow flowers, you can triple or 4 times make more money out of your same piece of land. So you have a higher added value, and you have also a product which you probably can export in the future to rich surrounding countries. So it's good for your export balance on the end. No, that's you are right in that. But what I wanted to ask, like, करो जल्दी आजादपुर मंडी है, पहले 4 घंटे दूर थी, आज 2 घंटे दूर भी नहीं रहेगी, 1.5 घंटे में आजादपुर पहुंचा जा सकता है। तो ये एफर्ट्स हैं। दूसरा, हमें किसानों को एकजुट होकर थोड़ा सा आड़तियों से बचना पड़ेगा, क्योंकि जो आज भी ये कंट्रोल की गई है मार्केट, आड़तियों ने कर रखी है, उन्होंने अपना बीच से अपने सिस्टम को जाने नहीं देना, क्योंकि पहले ब्याज लगाना है, कमीशन काटना है और फिर डंडी भी मारनी है। वो हर सेक्टर में, वो चाहे अनाज हो, सब्जियां, फूल हो, हर जगह बैठे हुए हैं। सरकार की बड़ी कोशिश थी कि भाई उसको हटा के सीधा सिस्टम बनाया जाए। आज कितनी बड़ी बड़ी चेन है, रिलायंस है, बिग बाजार है, और ये अब तो जेप्टो आ गया है, स्विगी आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया है। जो अगर आप कोऑपरेशन आज एक क्लस्टर किसी गांव में बना के देखो और आप वहाँ प्रोडक्शन, ये सारा आपका माल उठा लेंगे, मैं गारंटी देता हूँ, खुद ही उठा लेंगे। हाँ, आज ये क्या बोल रहे हैं कि कॉलीफ्लावर का एग्जांपल दे रहे थे कि कॉलीफ्लावर जब ये एक चेन को बेचते हैं तो किलो के हिसाब से, टन के हिसाब से नहीं बेचते, ट्रक लोड के हिसाब से बेचते हैं। वो उसमें क्या कोऑपरेशन बनी हुई है, ये 100 फार्मर हैं, ये मिलकर जी कॉलीफ्लावर ही उगाते हैं। अच्छा जी, साल में कितना इनका इतना प्रोडक्शन है, इस महीने में इतना प्रोडक्शन है, इनका पहले साइन हो गया, इनके तो फिर ट्रक लोड जाते हैं, रेट डिसाइड हो गया, इतने रुपए किलो जाएगा, गया माल पहले प्री सोल्ड। फिर आप अब किसान क्या कर रहा है, किसान का काम रहेगा सिर्फ उगाना, बस रेट पहले से डिसाइडेड है, क्वालिटी इनकी चेक होगी, ये आपको क्वालिटी उगा देनी पड़ेगी। जब आप सही साइंस के साथ एग्रीकल्चर करोगे तो क्वालिटी भी वो आएगी ही आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब कंट्रोल एटमोस्फेयर में करोगे तो बीमारियां भी कम आएंगी, ये भी बात पक्की है। पेस्टिसाइड कम डलेगा, फर्टिलाइजर कम डलेगा, पानी की कम जरूरत पड़ेगी। आज तो हम हमारे फार्म्स पे आके देखिए कि हम मिट्टी में भी बहुत ऐसी आइटम है जो मिट्टी में कर ही नहीं रहे, सोइलेस कर रहे हैं। और अब तो ऐसी टेक्निक्स आ गई है, मैं आपको इस कॉन्फ्रेंस के बाद एक पिक्चर दिखाऊंगा कुछ, कि आप वो सिर्फ हाइड्रोपोनिक्स पानी में ही कर रहे हैं, फूल पानी में उगा रहे हैं। ऐसा कभी सोच मेरे दिमाग में भी नहीं आता था कभी। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ट्यूलिप यू आर ग्रोइंग इन हाइड्रोपोनिक्स, लाइक विदाउट सॉइल, विदाउट एनी मीडिया, विदाउट कोकोपीट, कुछ भी नहीं, सिर्फ ओनली इन वाटर यू आर ग्रोइंग। Over 95%, I think, in a few years, like 3 billion tulip flowers and they made each year in Holland. हर साल 3 बिलियन फ्लावर वो प्रोड्यूस करते हैं। और अब उसको इस टेक्नोलॉजी को इतना स्पीडली उन्होंने चेंज कर दिया कि 95% वो सिर्फ हाइड्रोपोनिक्स में करते हैं। मतलब जैसे श्रीनगर में सब्जियां पानी में उग रही हैं, तो जमीन मतलब पानी में ही ट्रे लगा दी, ट्रे के अंदर वो थोड़ी पिन निकली हुई है, एक ही ट्रे में 100 ट्यूलिप उग जाता है, उसके अंदर, उस पिन के अंदर आपने बल्ब को डाल देना, वहीं फूल उग गया, उसी के अंदर जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड चाहिए था उसी में दे दिया, 45 दिन में करो तैयार। और एक स्टिक आज दिल्ली मार्केट में 100 रुपए की बिक रही है। तो आप इस रूम के अंदर गारंटी देता हूं 1 लाख ट्यूलिप पैदा कर सकते हो, इतना एरिया में लग जाता है, और 100 रुपए की बिक रही है, तो 1 करोड़ का एक मतलब इस रूम में तैयार हो सकता है। हम एक किसी किसान के बस की बात नहीं, हमें ये करो, लेकिन मिलकर तो हो सकता है। हमें थोड़ा सा उस माइंड सेट से बाहर निकलना पड़ेगा। जो लेग पुलिंग वाले है, भाई का खींच लिया, उसका खींच लिया, थोड़ा मिल के काम करने की जरूरत है, तभी ही बदलाव आएगा, नहीं तो थोड़ा मुश्किल है। ये अपना कहा किसान यूनियन रोड ब्लॉक करने के लिए हैं, तो कभी आपकी तरफ से प्रयास हुआ इनके साथ मिलकर, जैसे ग्रुप का है, गांव में ही अड्डा तो आपका ही गांव है, ग्रुप के साथ ग्रुप बना करके किसानों का। पीछे जब बैठे हुए थे, मैं बिल्कुल एक अंदर मतलब अपने दिल की बात बताता सबसे बड़ा सेंटर तो आपका ही। हाँ, मेरा गांव तो बड़ा गढ़ है इस बात का, मतलब उसके बाद तो गांव लाइमलाइट में आ गया कि यहीं से चल रही है सरकार। ठीक है, तो अब पीछे जब ये चल रहा था, तो मैं तो समझता हूँ चीजों को, कभी किसान तो बेचारे मिसगाइड हो गए, ये तो इनको तो हाईजैक कर लिया गया, अब ये गए काबू से बाहर है मैटर। सरकार को ही झुकना पड़ा, वो नहीं झुके, आखिर में किसी को मिला क्या? चलो वो झुक गई सरकार, वो अपने अपने घर चले, किसी को क्या मिला? उन चीजों को अगर उनमें कमी थी तो उनको थोड़ा रेक्टिफाई किया जा सकता था, बिलों में कमी थी तो चेंज करके अप्लाई किया जा सकता, अपनी बात मनवाई जा सकती। लेकिन ये कहना कि बंद, तो ठीक, अपने अपना रास्ता बंद कर लिया, फिर क्यों जमीन बेच के भाग रहे हो?
मैं उस टाइम कुछ बात करने की कोशिश कर रहा था, मेरे दोस्तों ने मुझे ये एडवाइस किया कि बोलना भी मत, माहौल खराब है। मतलब क्योंकि बात करने के लिए तैयार नहीं, तो आप कैसे आज बताओ, हो सकता है मेरी बात वहां तक पहुंच, कल मेरे घर पे आके खड़े होते। जब मैं तो खुद किसान का बेटा हूँ, किसान के घर में पैदा हुआ हूँ। अगर ये इफेक्टेड है तो हम सीधे हैं, और अगर सोचना तो हमें सोचना, फिर हमने यही सोचा भी रोड बंद कर लो। और फिर क्यों एमएसपी पर सरकार, क्यों सारा बोझ तो फिर सरकार के ऊपर ही है, वो पैसा तो हमारा ही है, घूम फिर के तो हमारे के ऊपर ही सराहना है। दे दी सरकार एमएसपी कहाँ से लाके देगी? तुम्हारा पैसा तुम्हें देना, घुमा फिरा के ऐसे इधर का इधर उधर का उधर। कल को फिर एजुकेशन नहीं मिलेगी, कल को वहाँ यहाँ रोजगार नहीं दे पाएंगे भाई, आपको मेडिकल सर्विस नहीं मिलेगी, ठीक है एमएसपी मिल जाएगी। ये तो दिया, सांस पे भी जीएसटी ला दिया, आपका पैसा आपको ही दे रहे। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मैं मलिक साहब आपकी बात का थोड़ा आंसर दूंगा। हमारे देश में 6.68% लोग सिर्फ टैक्स पे रहे हैं 150 करोड़ के आबादी में, और उसमें से भी 70% वो लोग हैं जिनको कंपलसरी, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, सैलरीड हैं, उनको देना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर, तो उस 2% के साथ पूरा देश चल रहा है। तो अगर जीएसटी पे ना तो देश कैसे चले फिर? तो ये सब बढ़िया तरीका लगाया है सरकार ने कि वे सारा एंड टू माउथ है, टैक्स वो भी देगा, जीएसटी तो देगा ही देगा। हम ये क्यों ना सोच, हम टैक्स बचाने के क्यों सोचे, हम ये ऐसे क्यों ना सोचते कि हम टैक्स देने वाले बने। अगर मैं 50 लाख रुपए कमाऊं, 1 करोड़ रुपए कमाऊं, ठीक है, मैं सरकार को 20-30 लाख भी दे दूं। अगर मैं कमाई नहीं रहा लाख रुपए भी, तो फिर मैं देने वाला भी नहीं हूं। तो मैं ऐसे इसी सिचुएशन में रहूंगा, घूमता रहूंगा गोल 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 गोल।